कट्टर मुसलमान नेता और सिर्फ मुसलमान नेता की छवि रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार उत्तर प्रदेश में अब तक 4 हिंदू उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। यह बेहद चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि ओवैसी खुलेआम खुद को एक तरीके का हिंदू विरोधी बताते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को उकसाने वाले बयान देते हैं और खुद को मुसलमान कौम का नेता कहते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की जो प्रतिभागिता है वो लोकतंत्र में सुनिश्चित होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक टोटल 27 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इनमें से कई उम्मीदवार हैं जो प्रभावी हैं और माना जा रहा है कि तकरीबन 80 सीटों पर ये अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। और इनमें जो आंकड़ा दिया गया है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, वो यही बन रहा है कि ये सभी सीटें मुसलमान और दलित बाहुल्य होंगी। और इसी कड़ी में ओवैसी ने 4 हिंदू उम्मीदवारों को अब तक टिकट दिया है। एक तरीके से जो ओवैसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। और कभी मंचों से हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिलवाने वाले ओवैसी अब हिंदुओं को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, दलित वोट बैंक को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो उम्मीदवार बना रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है गुणागणित और ओवैसी में यह परिवर्तन कैसे आया है और उत्तर प्रदेश इस घटना को, इस एक तरीके की महत्वपूर्ण घटना को किस नजर से देख रहा है। और उसके बाद एनडीए का भी जिक्र इसमें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बरसों बाद 2 लोकसभा चुनाव बीत गए, एक भी एनडीए ने मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा है और इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने भी मुसलमान उम्मीदवार उतारा है। तो समझेंगे पहले ओवैसी का गेम और उसके बाद एनडीए का गेम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक कट्टर मुसलमान नेता की है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी तक जो लिस्ट जारी की है उसमें 4 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है और खबर आ रही है कि अभी और भी 10 से ज्यादा उम्मीदवार आ सकते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन है वो हिंदू कैंडिडेट और कौन सी वो सीटें हैं जहां से ओवैसी उत्तर प्रदेश में नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली सीट है गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट। यहां की सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार पंडित मदन मोहन झा हैं, जो ब्राह्मण हैं। और बीजेपी ने साहिबाबाद सीट से अपने विधायक सुनील कुमार शर्मा को ही उतारा है और फिर से उन्हें टिकट दिया है। सुनील कुमार शर्मा 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे और पूरे प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। हमने आपको कल ही बताया था, साहिबाबाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। यहां पर बिहार के जो कामगार लोग हैं और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो जाकर के यहां पर बसे हुए हैं। इस वजह से ये सीट एक तरीके से काफी ज्यादा विचारधाराओं के मिक्सअप वाली होती है। अब इसके अलावा चलते हैं मुजफ्फरनगर। वहां की एक सीट है बुढ़ाना सीट। यहां से भीम सिंह बलियान को एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। भीम सिंह बलियान जाट समुदाय से आते हैं और आपको बताएं यहां पर जाट वोटों का काफी ज्यादा प्रतिनिधित्व है और यहां पर टिकैत परिवार, जो किसान आंदोलन वाले टिकैत थे, उनका काफी प्रभाव माना जाता है। और हमने आपको बताया बुढ़ाना सीट जाट बाहुल्य सीट है, इसीलिए भीम सिंह बलियान को टिकट देने की कोशिश करी है। जबकि भाजपा अपने विधायक, जो पूर्व अभी विधायक हैं उमेश मलिक, उन्हीं को ही उतारा है। अनीस अलवी मुसलमान नेता हैं, वो बीएसपी से मैदान में उतरे हुए हैं। और गठबंधन जो है रालोद और सपा का, उन्होंने राजपाल बलियान को यहां से उतारा है और कांग्रेस से देवेंद्र कश्यप है। इसके बाद चले आते हैं रामनगर की सीट पर, जहां से विकास श्रीवास्तव मैदान में है। एआईएमआईएम की ओर से विकास श्रीवास्तव कायस्थ समुदाय से आते हैं और इस चुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी होंगे। और यहां अभी सपा गठबंधन ने फैसला नहीं किया है और कांग्रेस ने ज्ञानेंद्र शुक्ला को अपने यहां से उम्मीदवार बनाया है इस सीट से। इसके अलावा मेरठ की एक सीट है हस्तिनापुर। यहां ये एससी सीट है और यहां से एआईएमआईएम ने विनोद जाटव को टिकट दिया है। विनोद जाटव दलित समुदाय से आते हैं। और इसके अलावा हस्तिनापुर सीट से सपा ने योगेश वर्मा को और भाजपा ने वर्तमान विधायक दिनेश खटिक को ही उतारा है। और बसपा ने हस्तिनापुर सीट से संजीव जाटव को टिकट दिया है। तो जाटव का जो गेम होगा वो इस बार वोट जो बटेंगे वो बसपा और एआईएमआईएम में बटने की संभावना है। इसके अलावा नगीना सीट है, जो विधानसभा सीट है, जो बिजनौर में आती है, जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और यहां से इसी वर्ग का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और यहां से इफ्तिखार चौधरी के फेवर में यह मामला जा रहा था और इनकी पत्नी जो है उनको, ललिता कुमारी को, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको टिकट मिला है एआईएमआईएम से। नगीना सीट काफी महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, पहले की तो नगीना एक सुरक्षित सीट है। यहां पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 65,000 है। ये संख्या दलितों के बराबर है, जो दलित वोट यहां पर है। ऐसे में दलित और मुसलमान समीकरण के जोड़ से यहां ओवैसी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो 2 सीटें हैं, एक तो झाजी वाली सीट है और दूसरी है नगीना। ये दोनों सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि एआईएमआईएम मजबूत
दावेदारी पेश कर रही है और किसी भी पार्टी के लिए एक तरीके का मुश्किल वाला समीकरण खड़ा कर रही है। तो ये रहे प्रत्याशी और उनकी प्रोफाइल की जो अभी एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, और आपने बताया, हमने आपको बताया कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब एआईएमआईएम के इस टिकट, इस फैसले पर कुछ सवाल हैं। सबसे पहले यही कि ओवैसी का ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, और जिन लोगों ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी है उन्होंने क्यों हामी भरी है। सबसे पहले यही सवाल समझते हैं और लास्ट में समझेंगे कि एनडीए ने इस बार क्यों एक मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है। सबसे पहले सवाल समझ रहे हैं कि ओवैसी को क्या हो गया है, और सिर्फ ओवैसी ही नहीं, एनडीए पर भी बात करेंगे। हमने पहले ही कहा, तो अब सबसे ज्यादा हैरानी जो है वो ओवैसी से है। ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख हैं और एक तरीके की नई शतरंज की बिसात उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिछा रहे हैं। ठेठ मुस्लिम पार्टी होने के बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के लिए हिंदुओं को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बना रहे हैं। अब ये इसको चाहे जिस तरीके से ट्रोल किया जाए, चाहे जिस तरीके से इसका मजाक बनाया जाए, या कहा जाए जो अभी तक ओवैसी के साथ कहा गया है कि वो वटकटवा की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये एक तरीके की गंभीर राजनीति की शुरुआत है। अब भाजपा की आज से 20 साल पहले की इमेज देखें तो उसके नेता आडवाणी जी को देखें तो कमोबेश राजनीति में आज से 20 साल पहले भाजपा को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा था। भाजपा का प्रोफाइल दूसरा था, लेकिन जिस तरीके से उनकी छवि राम मंदिर आंदोलन के बाद उपजी थी और जैसा भाजपा को तब दिखाया गया था, भले उनके नेता कहते हो सच्चाई दूसरी थी, लेकिन आज कमोबेश ओवैसी को भी वैसा ही देखा जा रहा है। वो कट्टर मुसलमान हैं, वो अपने मंचों से नारे लगवाते हैं और कहते हैं, तमाम चीजें कहते हैं जिन पर उनके लिए आरोप भी लगते हैं कि वो कम्युनल एक तरीके से हेट्रेड फैलाते हैं। ओवैसी भी कमोबेश उसी तरीके से हैं जिस तरीके से भाजपा को एक वक्त फ्रेम किया जाता था। लेकिन यहां पर ओवैसी की एक दूसरे तरीके की इमेज नजर आती है। वो कई मंचों से अपने आप को वैचारिक रूप से समृद्ध भी साबित करने की कोशिश करते हैं। उनकी ये सेकेंडरी इमेज है जो वैचारिक रूप से समृद्ध वाली है, लेकिन अब ओवैसी उसे अपनी प्राइमरी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक लंबे वक्त तक रहा, जो मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव की राजनीति रही कि एक जाति को साध लेना जो पिछड़ी हो और उसके साथ साथ अपने आप मुसलमान वोट को समेट लेना। यही होता आया है। कभी एमवाई समीकरण चला, कभी दलित मुस्लिम समीकरण चला, हर बार एक मुश्त 20% मुसलमान वोट 10-12% वाली जातियों की सरकारें बनवाते रहे हैं। लेकिन अब ओवैसी की जो राजनीति है वो 20% मुसलमान वो अपनी आइडेंटिटी बनाएं और वो लीड करें पॉलिटिक्स में, और उसके बाद बाकी जातियां उनके सपोर्ट में रहें, जो उल्टा होता रहा है अब तक। और उसी तरीके की राजनीति की पैठ बनाई जाए और इसी तरीके के समीकरण पर काम कर रहे हैं ओवैसी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनाव में भले उनको ये माना जाए कि वो कोई असर नहीं डाल सकते हैं, तमाम तरीके के समीकरण दिए जाएं, लेकिन अगर ओवैसी इस तरह की राजनीति को कंटिन्यू करते हैं और उन्हें साथ मिलता है जो आज तक मुलायम सिंह या मायावती या लालू यादव को मिलता रहा है कि वो एक जाति की राजनीति करते हैं, मुसलमान वोट बैंक उनके साथ अपने आप आ जाता है, उसी तरीके का अगर थोड़ा बहुत भी समर्थन ओवैसी को मिल जाता है कि वो मुसलमान की राजनीति करते हैं और तमाम पिछड़ी जातियां जो अब तक लीड कर रही थी वो ओवैसी को सपोर्ट करने के लिए आ जाती हैं, तो एक नई तरह की राजनीति हम उत्तर प्रदेश और बिहार में देख सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें, और लगातार जो कुछ भी ओवैसी कर रहे हैं उसका एक लंबे काल के लिए असर पड़ने वाला है, इस बात से किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को साझा करें अगर आपको पसंद आया हो। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।